मैं भोपाल से पुणे जा रही थी। सुबह के 9 बजे मैं बस में बैठी थी। भोपाल से पुणे पहुंचने में लगभग 16 घंटे लगते हैं। मुझे ट्रेन में सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं हमेशा बस से ही जाना पसंद करती थी। जब मैं भोपाल के बस स्टेशन से बस में चढ़ी तो वहां खास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई और मैं आराम से बैठ गई। लेकिन मेरे दिल में एक बड़ी परेशानी थी। मेरे शौहर चंद साल पहले भोपाल में ट्रांसफर हो गए थे और वहां ही रहने लगे थे। जब वो पहली बार आम सामान लेकर भोपाल गए तो मैं ने उनसे कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं, मगर उन्होंने समझाया, संजीता, फिक्र ना करो, चंद महीनों में मैं वहां सेटल हो जाऊंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लेकिन वो कभी मुझे साथ नहीं ले गए। मैंने कई बार उन्हें समझाने कोशिश की कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। हम पति पत्नी हैं, इस तरह अलग रहना ठीक नहीं। लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। भोपाल जाने के बाद उनके रवैये में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। शुरू में वो मुझे हफ्ते में एक बार फोन करते थे, फिर महीने में एक बार, अब तो 6 महीनों में एक बार फोन करना भी बंद कर दिया था। फिर मुझे एक रिश्तेदार ने चौंकाने वाली खबर दी कि भोपाल में तुम्हारे शौहर ने दूसरी औरत से शादी कर ली है और वो उसके साथ रहते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। मैं सच जानने के लिए भोपाल जाने की तैयारी करने लगी। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने चुपके से पूछताछ शुरू कर दी। वो सच निकला, मेरे शौहर वाकई दूसरी औरत के साथ रहते थे और उनका एक बच्चा भी था। ये सब मैंने दौर से देखा। उनसे मिलने या बात करने की मुझ में कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं बहुत मायूस हो गई थी। पिछले कई सालों में मैंने उन्हें कितना एतमाद दिया था और उनकी यादों में अपनी जिंदगी के साल गुजार दिए थे। एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, इसी उम्मीद में मैंने कई साल जाया कर दिए थे। लेकिन अब उनके धोखे की हकीकत जानकर मेरे दिल को बहुत बड़ा सदमा लगा था। बस में मेरी खाली सेट पर बैठी रही थी। सेट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में बहुत जगह होने की वजह से वो कुछ देर तक खाली ही रही। कुछ स्टॉप्स के बाद बस रुकी और कुछ लोग बस में चढ़े। उनमें से एक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे बहुत वक्त गुजर चुका था और मुझे थकावट महसूस होने लगी थी। शाम के 3 बुझ रहे थे और मुझे प्यास लगी थी। मैंने अपने बैग से खनी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल खाली थी। बोतल वापस रखते वक्त मैंने इस आदमी को देखा। मुझे पानी की जरूरत थी, मगर मेरी बोतल खाली थी। उन्होंने पूछा, मैडम, आपको पानी चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर मुझे दे दी। मैंने थोड़ा पानी पिया और बोतल वापस की और उनका शुक्रिया अदा किया। अब शाम के लगभग 7 बज रहे थे। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैंने उनसे उन पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि वो पुणे जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया, मैं भी पुणे जा रही हूँ। ये सुनकर वो थोड़े हैरान हुए और हल्के मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उन्होंने हल्के लहजे में कहा, मैं भोपाल में काम करता हूँ और इंजीनियर हूँ। ये सुनकर मुझे उनका पेशा और बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। वो दिन सर्दियों के थे और शाम के वक्त ठंड बहुत बढ़ने लगी थी। मैंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया, लेकिन कुछ मुसाफिरों ने खिड़कियां खुली रखी थीं, जिसकी वजह से ठंडी हवा बस में दाखिल हो रही थी। मुझे बहुत ठंड लगने लगी। स्वेटर तो मैंने पहन रखा था, लेकिन जल्दी में शॉल लाना भूल गई थी, जिसका मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा था। रात के 10 बज चुके थे और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। बस के अंदर की लाइट्स भी बंद थीं।
मैं ठंड से कौंप रही थी। मेरे पास बैठे इस आदमी ने अपनी शॉल बाहर निकाल कर पहन ली और मुझे देखकर समझ गए कि मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन उन्होंने फौरन कुछ नहीं कहा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना लंबा सफर कर रही हूँ और शॉल लाना भूल गई। रात के 11 बजे ढाबे पर बस रखी और तय किया कि गरम चाय पी लें। ठंड से निजात का यही एक तरीका था। चाय लेते वक्त वो आदमी भी नीचे उतरे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, थोड़ी सी स्विच करके उनके पास चली जाऊं। मैंने पूछा, लेकिन आप भी चाय लेंगे? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मजा आएगा। चाय पीते वक्त हमारे दरमियान हल्की बातचीत हुई। चाय के बाद हम फिर बस में बैठ गए। अब थोड़ी सी राहत के बाद हमारा सफर का असल हिस्सा शुरू हुआ। रात के 12 बज चुके थे और ठंड अब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गई थी। मेरे पास बैठे आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैडम, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरी ये शॉल ले लें। मैं पहले ही इस बात को इनकार करने के लिए तैयार थी। मैंने जवाब दिया, शॉल तो आपने पहन रखी है, आपको भी ठंड लगेगी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। उनकी इस फराख दिली को देखकर मुझे नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। उनकी इस फराख दिली को देखकर मुझे भी उनका पेशकश करना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर इसरार किया, मैडम, हम इस शॉल को दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शॉल का आधा हिस्सा ले लें तो दोनों ठंड से बच सकते हैं। ये पेशकश मुझे अच्छी लगी। मैं ठंड से थक चुकी थी। मैंने उनसे कहा, ठीक है। उन्होंने शॉल के आधे हिस्से से मुझे ढांप दिया। वो थोड़ा करीब बैठ गए और मैंने भी अपनी पोजीशन बदलकर इस शॉल में ठीक हो गई। अब रात का 1 बज चुका था और हमें पुणे पहुंचने में चंद घंटे बाकी थे। शॉल की वजह से मुझे ठंड में आराम मिल रहा था, लेकिन हकीकत में उनकी कुर्बत से एक किस्म की गर्मी मिल रही थी जो ठंड से बचाती थी, बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि इनके जिस्म की गर्मी से मुझे बहुत आराम मिलता था। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा बेचैन हुए। उन्होंने कहा, मैडम, मेरा हाथ इस तरह बैठने से थोड़ा दर्द होने लगा है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके कंधे पर अपना हाथ रख सकता हूँ। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। अब हम और करीब आ गए थे। मैंने हल्के से कहा, उन आपने मुझे शॉल दी उसके लिए शुक्रिया, वरन इस ठंड में मुझे बहुत तकलीफ होती। उन्होंने मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है ना। मुझे मदद करना अच्छा लगता है। मुझे उनका रवैया बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम इंकित है। मैंने जवाब दिया, मेरा नाम संजीता है। उन्होंने हल्की हंसी के साथ बोले, वाह, बहुत अच्छा नाम है। मैं थोड़ी शर्मिंदगी से हंस पड़ी और मैंने कहा, शुक्रिया। हम इतने करीब बैठे थे कि आसपास के लोगों को लगता था कि हम पति पत्नी हैं। इंकित ने कहा, मुझे बस में सफर करना आदत नहीं। मैं हमेशा ट्रेन में ही सफर करता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस लेना पड़ा। बस में सफर करना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। मैं हंसकर बोली, ऐसा है? मुझे तो बस का सफर बहुत पसंद है। फिर उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और कहा, अब 2 बज चुके हैं। थोड़ी देर में बस पुणे पहुंचने वाली है। उनके चेहरे पर थकावट के निशान जाहिर हो रहे थे, लेकिन वो अब भी परसुकून और खुश लग रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोबाइल में गाना लगाया और ब्लूटूथ से सुनने लगे। गाना सुनते सुनते वो मेरी तरफ मुड़कर बोले, संजीता, बस की उस हल्की आवाज में मुझे नींद आ जाती है। मुझे उनके साथ इस बातचीत में कुर्बत का एक किस्म का एहसास और सुकून महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद बस पुणे पहुंच गई। उन्होंने हल्के से मुझे जगाने की कोशिश की, संजीता, पुणे आ गया है।
लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जागी नहीं थी। तब उन्होंने हल्के से मेरी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, संजीता उठो वरना तुम्हारा स्टॉप छूट जाएगा। मेरी नींद टूट गई और मैं फौरन उठ खड़ी हुई। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, माफ करना, लेकिन तुम्हारा स्टॉप आ गया है, इसलिए तुम्हें जगाना पड़ा। मैं हंसकर बोली, शुक्रिया, वरना मैं वाकई बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। उन्होंने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने कहा, मुझे यहाँ करीबी स्टॉप पर उतरना है। ये सुनकर वो थोड़े हैरान हुए और बोले, सच में? मुझे भी वहां ही उतरना है। अब मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि हम दोनों के सफर के रास्ते कितने एक जैसे थे। रात के 4 बजे बस स्टॉप पर पहुंची। बस से नीचे उतरते ही चारों तरफ खामोशी छा गई थी। सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। मैं सोचने लगी कि अब यहाँ से रक्षा करके घर जाऊंगी, लेकिन उस वक्त रक्षा मिलना मुश्किल था। इनकी अब भी मेरे पास खड़े थे। उन्होंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? आपका घर किस कॉलोनी में है? मैंने कहा, मैं वहां दूर रहती हूँ, लेकिन रक्षा मिलना मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा, मेरा घर यहाँ करीब ही है। मैं यहाँ आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ कि आपको कोई रक्षा मिल जाए। उनकी इस बात से मेरे दिल में इनका एहतराम बढ़ गया। मैंने हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया, शुक्रिया। इस वक्त सुबह के 4:30 बज चुके थे, लेकिन आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। उन्होंने थोड़ा सोच कर कहा, संजीता, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे घर चलें। मेरा घर करीब है और इतनी रात को यहाँ खड़े रहना महफूज नहीं लगता। मैंने थोड़ी देर सोचा। उनका रवैया बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे बावकार तरीके से कहा, ठीक है, चलें। हम दोनों अपने अपने बैग लेकर सड़क पर चल पड़े। सड़क पर खामोशी छाई हुई थी और इस वक्त कोई खास आवाज नहीं थी। इनकियत के साथ चलते हुए मुझे एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ और सुकून महसूस हो रहा था। बातचीत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उनके साथ चलना अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे चलने के बाद हम एक सादा घर के पास पहुंचे। उन्होंने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। घर में दाखिल होते ही मुझे लगा कि ये घर बहुत सादा और साफ सुथरा है। घर में 2 कमरे थे। उन्होंने हल्के मुस्कुराहट के साथ कहा, संजीता जी, मेरे घर में आपका खुश आमदीद। मैंने थोड़ी शर्मिंदा आवाज में बोली, शुक्रिया। उन्होंने आगे कहा, यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना। मेरे काम की वजह से मुझे भोपाल में रहना पड़ता है। यहाँ चंद दिन ही आता हूँ। मैंने बोली, आपका घर बहुत अच्छा है इनकेत। उन्होंने मुस्कुराकर बोले, शुक्रिया। संजीता जी, आप बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मैं फौरन बोली, नहीं नहीं, आप बेड पर सोएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। उन्होंने कहा, ये अच्छा नहीं लगता। आप मेरी मेहमान हैं, बेड पर सोना आपका हक है। मैंने उनकी बात मानने में बिल्कुल इनकार नहीं किया। मैं बेड पर सो गई, वो सोफे पर सो गए। सफर की थकावट की वजह से मेरी आंखें फौरन लग गईं। रात मेरे लिए खास थी। उनकी नेक नीति और अच्छा रवैया मेरे दिल को जीत चुका था। सुबह के 9 बजे मेरी आंख खुली। मैंने चारों तरफ देखा। दीवार पर एक घड़ी लटक रही थी। मैंने देखा कि उनकियत उठ चुके थे और घर साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग संजीता जी। उन्होंने बाथरूम की तरफ इशारा किया और कहा, आपके लिए कोलगेट है। मैं बाथरूम में गई और कहा, जब तक मैं ताज़ा दम होकर बाहर आऊं। इस दौरान मैं उनके बारे में सोचने लगी। इनकियत के रवैये से मैं बहुत मुतासिर हो चुकी थी। मैंने उन्हें देखा। वो एक टी शर्ट के बगैर बनियान में थे। उनका जिस्म मजबूत और दिलकश लग रहा था। शायद वो बाकायदगी से जिम जाते होंगे। मैं ने थोड़ी देर उन्हें देखा और बेइख्तियार मशहूर हो गई। उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मुस्कुरा कर कहा, संजीता जी, चाय या कॉफी क्या लेंगी? मैंने जवाब दिया, मुझे चाय पसंद है।
वो फौरन चाय बनाने की तैयारी में लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे एक कप चाय दी। चाय वाकई बहुत मज़ेदार थी, मैंने बोली। ये चाय बहुत अच्छी है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया। मैंने फिर बोली, मुझे अब जाना चाहिए। गुज़श्ता रात आपके यहाँ रहने की जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुस्कुरा कर बोले, कोई खास बात नहीं। मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ रुकें। जब मैं घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, तो उनसे कहा, अगर किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ यकीनन। मैं जाते वक्त उनसे पूछा, आपका नंबर मिल सकता है? उन्होंने कहा, हाँ यकीनन। उन्होंने खुद अपना नंबर मुझे दिया और मैंने फौरन उनके फ़ोन पर मिस कॉल कर दी। घर से बाहर निकलकर मैं अपने घर पहुंची और मुझे उनकी याद आ रही थी। उनका अच्छा रवैया, बातचीत का अंदाज और मदद ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा था। घर पहुंचने के बाद भी मेरे दिल से उनकीयत का ख्याल नहीं जाता था। उनका अच्छा रवैया, हल्का और साफ दिल वाला शख्स मेरे दिल को जीत चुका था। मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा था कि मैं अपने माजी के दुख भूल सकती हूँ। पहले मेरे शोहर के धोखे ने मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उनकीयत मेरे जिंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आए थे। 2 दिन बाद मैंने उनकीयत को फोन किया। उन्होंने कॉल उठाई और मुस्कुरा कर कहा, संजीता, कैसी हो? तुम आज बहुत खुश लग रही हो। मैं हंस कर बोली, हाँ तंदुरुस्त हूँ। आप कहाँ हो? उन्होंने जवाब दिया, आज मैं घर पर हूँ और आराम कर रहा हूँ। मैंने हल्के से हंस कर बोली, कुछ खास नहीं, आपका ख्याल आया तो सोचा कि फोन कर लूं। उन उन्होंने कहा, अच्छा चलो कहीं मिले। आज दोपहर का वक्त है, तुम आओगी? मैंने बोली, हाँ क्यों नहीं, मेरे घर के करीब वाले गार्डन में मिलेंगे। उन्होंने फौरन रजामंदी जाहिर की। यकीनन मैं दोपहर 3 बजे वहां आ जाऊंगा। उनके इस रवैये से मुझे अंदर से एक किस्म की खुशी हो रही थी। दोपहर को मैं गार्डन में पहुंच गई। मेरा घर करीब था, इसलिए मैं थोड़ी पहले पहुंच गई थी और उनकी ईद का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जीन्स और टी शर्ट में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसी हो संजीता? मैंने हल्के मुस्कुराहट के साथ बोली, आपका नया लुक बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने हंस कर कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो जानकर खुशी हुई। हम गार्डन में चलते और बातें करते रहे। उन्होंने पूछा, संजीता, तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने थोड़ी सी देर खामोश रहकर फिर अपनी जिंदगी की सारी बातें बता दी। मैंने हल्के से बोली, हाँ मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे शौहर ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने मेरी बात सुकून से सुनी। फिर उन्होंने कहा, माफ करना, ये सब सुनकर वाकई बहुत दुख हुआ है। उसके बाद दोपहर के 3 बजे हो चुके थे। मैंने कहा, उनकीत, आज आप कहाँ खाना खाएंगे? उन्होंने हंसकर बोले, अभी सोचा नहीं। मैंने बोली, आज मेरे घर खाने के लिए आ जाएं। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छा ख्याल है, मैं यकीनन आऊंगा। शाम 7:30 बजे उन्होंने मेरे घर आने का फैसला किया। बिल्कुल 7:30 बजे उन्होंने इकीत मेरे घर पहुंचे। मैंने उनका इस्तकबाल किया और बताया कि मैंने पहले से खाना तैयार कर रखा है। इसके बाद हम दोनों खाने के लिए साथ बैठे। इस दिन मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, थोड़ा सा मेकअप किया था और उसके साथ सलियो लेस ब्लाउज पहना था। खाना खाने के बाद हम सोफे पर बैठे और बातचीत करने लगे। अचानक इनकीत ने बोला, तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, सच में? बातचीत के दौरान मैंने अपना फोन निकाला और उनसे कहा, उनकीत जी, मुझे फोन के कुछ फीचर्स समझ नहीं आ रहे। मेरे फोन में एक ऐप आ गई है जो डिलीट नहीं हो रही। उन्होंने कहा, मुझे दो, मैं ठीक कर देता हूँ। वो मेरे करीब आकर बैठ गए और चंद सेकंड में मेरी परेशानी ठीक कर दी। मैं ये देखकर हैरान रह गई।
हम दोनों बहुत करीब बैठ गए थे। इंकीत ने कहना शुरू किया, संजीता, वो दिन जब तुम मेरे साथ सफर कर रही थीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा, रात मुझे भी यादगार थी। हमारी निगाहें मिले और उन्होंने हल्के से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। वो मेरी आंखों में देखने लगे और मेरे करीब आ गए। इंकीत ने आहिस्ता से अपना चेहरा आगे बढ़ाया और इस लम्हे हम दोनों खो गए। मुझे उनका रवैया बहुत पसंद आया था। वो करीब आए तो मुझे कोई झुझुक नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जब हम अलग हुए तो मैंने उनकी आंखों में अब भी एक किस्म की शर्मिंदगी और परेशानी का एहसास किया। उन्होंने कहा, माफ करना संजीता, मैं जज्बात में बह गया था। उनकी आवाज में सच्चाई थी और उनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मैट ने हल्के से बोली, कोई बात नहीं उनकेत जी। सच बताऊं तो जो कुछ हुआ वो मुझे भी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सच में। इस वक्त लगभग 10 बजे हो चुके थे और हम दोनों बहुत करीब आ गए थे। इस रात जो मेरे घर में कोई बड़ा तूफान आ गया हो ऐसा लग रहा था। हम दोनों इस तूफान में बह गए। इस रात हम सुबह के 4 बजे तक जागते रहे, लेकिन फिर कब मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह के 8 बजे मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर सिर्फ एक चादर थी। रात के तमाम वाकयात याद आते ही मैं शर्मा गई। इनकीत मेरे पास लेटे हुए थे। मैं फौरन वॉश रूम की तरफ दौड़ गई। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई और उन्हें उठाने लगी। मेरी आवाज से वो फौरन जाग गए। उसके बाद मैंने हमारे लिए चाय बनाई और कुछ बोले बगैर हम चाय पीते रहे और एक दूसरे को देखते रहे। चाय पीते पीते इनकीत ने हल्के मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू। मैं चुनक गई, किस बात का थैंक यू? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, रात के उन खूबसूरत लम्हों का। उनके उन अल्फाज से मैं और शर्मा गई और मेरे हाथ में कप थोड़ा सा लर्जने लगा। थोड़ी देर बाद उनकी जाने की तो तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो ना संजीता? मैंने हाँ, मैं सर हिलाया। लेकिन जब वो चले गए तो मेरे दिल में ख्यालात उठने लगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने शोहर के धोखे की वजह से उन्हें छोड़ दूंगी। उनकी के रवैये और मोहब्बत ने मेरे दिल में उनके लिए खास जगह बना दी थी। मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। 2 दिन बाद इनकीत का फोन आया। उनकी आवाज में खुशी थी। उन्होंने कहा, संजीता, आज शाम को तुम मेरे घर आओगी। कल मुझे छुट्टी है। हम आराम से बातें करेंगे, खाना खाएंगे और अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो रात रुकना भी कर सकते हो। उनके उस पेशकश से मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं अपने दिल की बात उन्हें कहने का मौका लूंगी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या वो मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। शाम को हमारी मुलाकात होने वाली थी और इस लम्हे में इनकीत के साथ शादी के बारे में बात करने जा रही थी। ये मेरे लिए बहुत अहम लम्हा था क्योंकि इनके जवाब पर मेरी जिंदगी का आगे का सफर मुनहसर होने वाला था। मैं इनकीत के घर पहुंची और फिर किया हुआ ये मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगी। आगे किया हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और दूसरी किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।